अब हमने सेक्शन नंबर 30 में देखा था कि जो वेजरिंग एग्रीमेंट्स होते हैं ये वॉइड होते हैं। वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर वॉइड, ये हमने सेक्शन नंबर 30 में देखा था। लेकिन वेजरिंग एग्रीमेंट्स की, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स की डेफिनेशन कहाँ गिवन है? अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप देखोगे तो यहाँ पे वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स की कोई डेफिनेशन हमको गिवन नहीं है, बट हमारे पास वेरियस केस लॉज हैं जहां पे वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स को डिफाइन किया गया था। तो यहाँ पे हमको जो वेरियस इंग्लिश जूरिस्ट्स हैं इनकी डेफिनेशंस देखनी होगी अपॉन वेजरिंग। सबसे पहले हम देखेंगे विलियम एंसन की डेफिनेशन ऑन वेजरिंग। अब यहां पे इन्होंने बोला था व्हेन वन पर्सन एग्रीज टू पे, व्हेन वन पर्सन एग्रीज और promises to pay money or money's worth, when one person agrees or promises to pay money or money's worth on happening or non-happening of an uncertain event, on happening or non-happening of an uncertain event, then these type of agreements are called wagering agreements. Okay, तो ये चीज आप हमें नोट्स में लिख लो। अब यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम विलियम एंसन हमको जस्टिस हॉकिंस की भी स्टेटमेंट याद रखनी है ऑन वेजरिंग। इन्होंने बोला था that defining wagering is like shooting in the dark, यानी हम वेजरिंग को डिफाइन कर ही नहीं सकते। अगर आप वेजरिंग को डिफाइन करोगे तो अंधेरे में गोली चलाने की जैसा होगा, ऐसा उन्होंने बोला था। एंड दैट इज वाई इवन इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, यहां पे भी वेजरिंग को डिफाइन नहीं किया गया। तो ये हमको यहां पे याद रखना है कि वेजरिंग होता क्या। ओके, अब हमको डिफरेंस समझना है बिटवीन वेजरिंग एंड कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। वेजरिंग और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या होता है? अब अगर आप बेयरड की सिंपल रीडिंग करोगे तो वहां पे आपको दोनों के बीच में कोई एक्सप्लिसिट डिफरेंस नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस तो होता है बिकॉज वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड एंड कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर वैलिड। तो हम कैसे पहचानेंगे कि एक कॉन्ट्रैक्ट वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट है और एक कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है? यहां पे आपको एक सिंपल सी चीज देखनी है कि जहां पे भी एक पर्सन का पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा, wherever there is a personal interest involved, there we can say that this is a contingent contract, and जहां पे personal interest involved नहीं होगा वहां पे we will say कि it's a wagering contract. For example, A B को बोलता है कि अगर इंडिया ये मैच जीत जाएगी then I will pay you 100 रुपए। अब यहाँ पे A या B का कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट इस कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व नहीं है, ये प्योर सट्टा ही है। दैट इज वाई दिस इज अ वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट और ये वॉइड माना जाएगा। लेकिन फॉर एग्जांपल ए जो है ये शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, ए इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट। अब क्या ये सट्टा होगा? अब यहां पे व्हेन यू परचेज अ शेयर, जब आप एक कंपनी के शेयर परचेज करते हो देन यू बिकम द ओनर ऑफ दैट कंपनी। उस लिमिटेड शेयर के लिए आप उस कंपनी के ओनर बन जाते हो। ऑब्वियसली वो अमाउंट बहुत कम होता है एंड आपको उस कंपनी में स्टेक भी बहुत कम होता है, बट फॉर एग्जांपल आप रिलायंस के शेयर खरीदते हो तो उन शेयर्स के लिए आप उस कंपनी के मालिक हो जाते हो। अब यहाँ पे दिस इज नॉट अ सट्टा, यहाँ पे सट्टा नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे आपका एक पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाएगा। ओके, बिकॉज यू आर द ओनर ऑफ दिस कंपनी, तो इसमें आप पैसा लगा भी सकते हो और निकाल भी सकते हो। तो ये आपको डिफरेंस दोनों के बीच में याद रखना है। अब जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये वेजरिंग एग्रीमेंट्स होते हैं या फिर कंटिंजेंट एग्रीमेंट्स होते हैं। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। फॉर एग्जांपल ए अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवाता है या फिर ए अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करवाता है, यहां पे ए का पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल ए अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करवाता है, यहां पे वो एक फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट के लिए पैसे दे रहा है, एक फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट के लिए प्रीमियम दे रहा है। क्या पता उसको उस साल बीमारी हो या फिर ना हो, लेकिन यहां पे उसका पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है एंड दैट इज व्हाई दिस इज नॉट अ वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, बल्कि ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो ये जो पर्सनल इंटरेस्ट की डिफरेंशिएशन है ये आपको यहां पे याद रखनी है। ओके